भारत की डिप्लोमेसी और भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के काल में बदली है, यह हर कोई जानता है। यह भी हर कोई मानता है कि दुनिया भर के भीतर इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है और भारत के भीतर विदेशी निवेश को लेकर पश्चिमी देश और अमेरिका की बड़ी भूमिका बीते 10-11 वर्षों में बाखूबी रही है। यह भी हर कोई जानता है कि भारत के भीतर जो कॉरपोरेट हैं उनकी अपनी नेटवर्थ कहीं ना कहीं उन विदेशी बैंकों के साथ जुड़ी हुई है जिन विदेशी बैंकों की जमीन पश्चिमी देश है और अमेरिका की मौजूदगी उसमें खुले तौर पर नजर आती है। लेकिन एक झटके में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हुए हमले ने उस पूरी बिसात को ही पलट दिया है जिस बिसात पर मिडिल ईस्ट खड़ा था, जिस बिसात पर नाटो कंट्रीज खड़ी थी, जिस बिसात पर जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, जिस बिसात पर यूक्रेन के युद्ध लड़ रहा रूस को लेकर एक धारणा बना ली गई थी। हर परिस्थिति बदली तो क्या भारत की अपनी डिप्लोमेसी और अपनी विदेश नीति अब चेक एंड बैलेंस देखने की स्थिति में नहीं है? एक बड़ा यू टर्न कहें या फिर कहें एक बड़ा बदलाव इस सोच में अब इसलिए आने लगा है क्योंकि समूची दुनिया के भीतर जो चीजें चली आ रही थी दशकों से वो सब कुछ पलट चुकी है और उस बिसात पर भारत भी खड़ा था, तो इस बिसात पर भी भारत खड़ा होगा, ये संकेत तो अब मिलने लगे हैं। हो सकता है अब आपके जहन में दो सवाल बहुत तेजी से घूमड़ रहे हो। तो क्या भारत इजराइल का साथ छोड़ देगा और ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, या फिर इस दौर में अमेरिका का साथ छूटेगा और नई परिस्थिति में भारत पहले अपनी अर्थव्यवस्था को देखेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के भीतर की भी इकोनॉमी अमेरिकियों के लिए डगमगा चुकी है और जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के मानचित्र पर संबंधों के आसरे चल रहे थे उसमें भी दरार खुलकर दिखाई देने लगी है। वह क्वाड हो, वो एससीओ हो, वो ब्रिक्स हो, वो एशियान हो, वह G7 हो, वह G20 हो, यानी तमाम बड़े संगठन जो काम कर रहे थे कई देशों के साथ मिलकर, उसमें आपसी सहमति इस युद्ध को लेकर नहीं बनी है। अमेरिका के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या भारत खड़ा होगा? इसकी परीक्षा तुरंत होनी है। आप सोच रहे होंगे इसकी परीक्षा तुरंत का मतलब होता क्या है। भारत के विदेश मंत्री ने 4 बार बातचीत की ईरान के विदेश मंत्री से। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और उसके बाद जो 2 जहाज वहां से निकले वो सिर्फ चंद दिनों की और रोटी भारत के भीतर गर्म तावे पर गैस जलाते हुए बनवा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो 2 जहाज, उसमें आज एक मुंद्रा पोर्ट पर जहाज पहुंच गया शाम के 5 बजे और दूसरा जहाज कल पहुंच जाएगा। जो पहुंचा वो एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक, जो कतर से गैस लेकर भारत आ रहा था। उसमें 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी रखी हुई थी, यानी कुल मिलाकर लगभग 32,40,000 घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इतना ही कुछ नंदा देवी में भी है, 46,000 टन उसमें भी एलपीजी है, 46 लाख टन उसमें भी एलपीजी है और घरेलू गैस सिलेंडर उतने ही भरे जाएंगे। लेकिन तीसरा जहाज जो जग लाड़की जहाज 81,000 टन मुखान कच्चा तेल लेकर आ रहा है, उसके जरिए बहुत परिस्थिति इन 3 जहाजों के जरिए सुधरेगी नहीं। यानी चंद दिनों के बाद भारत के भीतर वैसी ही परिस्थिति उभरते हुए और तेज दिखाई देगी जो इस वक्त इस देश के अलग अलग हिस्सों में गैस को लेकर लगातार जो घबराहट लोगों के बीच है और सरकार जो समझाना चाहती है उसके बीच अटकी हुई है। लेकिन आज मसला उसके आगे का है। इसमें पहली किताब आपको खोलनी होगी कि भारत खाड़ी देशों को लेकर अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, सिर्फ गैस और तेल भर से नहीं। भारत की बड़े लेबर मिडिल ईस्ट के भीतर मौजूद है। तो इस समझौते का मतलब और इसके काउंटर में जिस बात का जिक्र इस वक्त पहली बार ईरान ने किया है वो कहीं ज्यादा मौजूद है। भारत के 2 जहाज होर्मुज रूट से निकले और ईरान ने कह दिया कि उसके 3 टैंकर एसफॉल्ट स्टार, अल जासिया और स्टेलर रूबी
इनको भारत छोड़ दे। ये तीनों जहाज ईरान के हैं। मुंबई के करीब तीनों जहाजों ने लंगर डाला हुआ है। इन तीनों जहाजों को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। जो आरोप है उसमें समुद्र में अवैध तरीके से शिप टू शिप ट्रांसफर में इन्होंने भागीदारी की थी। लेकिन यह सब कुछ इससे पहले नहीं होता था। इसी बार क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए थे और फरवरी के महीने में युद्ध से पहले जो जानकारी अमेरिका ने दी, भारत ने उसके बाद पहल की और इन 3 टैंकर्स को पकड़ लिया। अब ईरान कह रहा है हमने आपके 2 जहाज छोड़े, आप इन 3 टैंकरों को छोड़िए। और उसके बाद यह भी कहा कि कुछ दवाई और मेडिकल उपकरण की सप्लाई भी कीजिए। भारत के 22 जहाज होर्मुज रूट पर रुके हुए हैं। भारत के 611 नाविक उसमें फंसे हुए हैं। अब सवाल है कि अमेरिका के कहने पर इन टैंकरों को पकड़ा गया और अब ईरान कह रहा है इन टैंकरों को छोड़ दीजिए। और इसका जिक्र भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से हुआ। जयशंकर लगातार संवाद बना रहे हैं, वो मैसेज भी कह रहे हैं। और ब्रुसेल्स में जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, वो ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को लेकर गए थे, तो वहां पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला जी, बातचीत लगातार जारी है और इससे अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रुसेल्स में एक इंटरव्यू में भी कहा। नया सवाल यह है, क्या अमेरिका के निर्देश को धता बताते हुए भारत अपनी जरूरतों के मद्देनजर ईरान के इन 3 टैंकर को छोड़ देगा या शुरुआती दौर में सिर्फ दवाई और मेडिकल उपकरण भेजेगा? यह पहली परिस्थिति है। जो पहला परीक्षा होने वाला है वह इसी बात को लेकर होने वाला है कि क्या ये टैंकर 3 छूटते हैं तो भारत अपनी जरूरतों के आसरे वहां होर्मुज रूट से और जहाजों को निकाल सकता है। अन्यथा जो दुनिया भर के भीतर मैसेज है कि इस वक्त नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड में साथ थे वह भी अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। चीन खुले तौर पर विरोध कर चुका है। रशिया लाल आंख दिखला रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन का जो ऑफर था कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे जिससे आप ईरान के ड्रोन का सामना कर सके, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। मैसेज बहुत साफ है, अमेरिका अपने रुख से डगमग नहीं है। अमेरिका के साथ खड़े सारे देश अपनी जरूरत और अपने भविष्य की उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन भारत को लेकर है, जिसका बहुत कुछ खाड़ी देश ईरान, चाबहार पोर्ट भी तो भारत से अमेरिका ने छीन लिया। तो सवाल है, जो पहले जहाज आया उसकी एक तस्वीर देखिए, यह शिवालिक जहाज है। अगर ध्यान दीजिए तो भारत की पूरी विदेश नीति और डिप्लोमेसी भारत की अपनी आर्थिक जरूरतों के इर्द गिर्द ही लगातार मोदी कालखंड में घुमड़ती रही। रशिया से छोड़कर अमेरिका की तरफ झुकाव, इजराइल के साथ खड़े होने की परिस्थिति और उसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, यानी नई विश्व व्यवस्था में भारत उन ताकतों के साथ खड़ा हो गया जो कि भारत के कॉरपोरेट और भारत की सरकार के रहनुमा बने हुए थे। लेकिन जब उन्हीं का साथ, उन्हीं के सहयोगी देने को इस वक्त तैयार नहीं, तो इसका एक मैसेज साफ है कि हर देश, वो ब्रिटेन हो, वो फ्रांस हो, वो स्वीडन हो, वो कनाडा हो, वो इटली हो, यानी एक लंबी कतार है, वो स्विट्जरलैंड ही क्यों ना हो, वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, न्यूजीलैंड ही क्यों ना हो, वो जापान ही क्यों ना हो, हर देश की परिस्थिति को अगर आप समझ पा रहे हैं, यहां तक कि अब आप उसमें नाम अपने पड़ोसी देशों का भी जोड़ सकते हैं। वो बांग्लादेश हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, वो श्रीलंका हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है। हर देश इस दौर में स्ट्रेटेजिकली अपनी पुरानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक बदलती हुई लकीर खींचने लगा है। भारत की मुश्किल या भारत का शिफ्ट होना या भारत का पुराना परिस्थितियों में लौटना इस वक्त शायद सबसे बड़े इम्तिहान के तौर पर है। यह इसलिए है क्योंकि भारत का कुल एक्सपोर्ट जो है उसका 14% होर्मुज रूट से ही गुजरता है। यह सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यहीं से आता है। यानी यहां तेल का जिक्र नहीं है, गैस का जिक्र नहीं है, वह तो जरूरत है ही जो लगभग इस इलाके से 50% आता है। उसके अलावा ओवरऑल एक्सपोर्ट करने वाली जो भारत की इंडस्ट्री है वह तो एक झटके में बैठ जाएगी।
उसकी लॉजिस्टिक महंगी होती चली जा रही है। लेकिन इसके बाद का सवाल, अगर भारत इस पूरे प्रोसेस में ईरान के साथ समझौते करे और खाड़ी देशों के भीतर शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठवा दे, तो भारत की अपनी परिस्थिति को समझे। जो 1 करोड़ कामगार पूरे खाड़ी देशों में फैले हुए हैं, भारत के भीतर जो रेमिटेंस आता है, दुनिया भर में जो लोग काम करने जाते हैं, वो जो अपने घरों को पैसा भेजते हैं, उसका 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देशों से आता है। उसमें आप ईरान को भी जोड़ सकते हैं। और अब आप इस रकम को कोई छोटी रकम मत मानिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो रेमिटेंस पूरी दुनिया से भारत आ रहा था, वो तकरीबन $135 बिलियन था, यानी 12,51,000 करोड़। और इसका 38% सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आया था, यानी $51 बिलियन, यानी रुपए में लगभग 4,75,000 करोड़। तो भारत की इकोनॉमी कैसे इससे प्रभावित हो रही है और भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंडस्ट्री कैसे ठप पड़ने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है, उसको राहत रियायत देने के लिए इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार किया जाए, या इन सब के बीच इस वक्त जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसने भी एक मैसेज दे दिया है कि हर देश को अब अपने रास्ते चलना होगा। और अगर अमेरिका युद्ध खत्म नहीं करता है या वो इस युद्ध में फंस चुका है, तो आपको इसमें नहीं फंसना होगा, क्योंकि इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। जो राइटर्स की पूरी रिपोर्ट आई है, उसने बहुत साफ तौर पर अमेरिकी इंटेलिजेंस के जरिए 4 बातों का जिक्र कर दिया है। पहली बात तो यह है कि ईरान सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है। वहां की सरकार का वहां की जनता पर कंट्रोल है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, तेल की कीमतों की वजह से राजनीतिक दबाव आपके अपने देश में बड़ा होने वाला है, इसीलिए युद्ध जल्द खत्म कर दीजिए। और तीसरा है कि कट्टरपंथी सत्ता सरकार रही तो युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालना आपके लिए आसान नहीं है। इसको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है ट्रंप प्रशासन को। और चौथा जिक्र कर रही है कि धार्मिक नेतृत्व वाली व्यवस्था जिस लिहाज से ईरान के बीच एकजुट हो चुकी है, वो मैसेज है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नए संबंध इस जल डमरूमल या कहीं होमर्ज रूट को लेकर बनेंगे ही, और आप इसे रोक नहीं सकते हैं। उसी का नतीजा है कि नाटो कंट्रीज भी सोच समझकर अब कदम उठा रहे हैं। बड़ी लंबी वार्ता हुई भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच। ईरान के विदेश मंत्री ने कई मौकों पर कई इंडिकेशन अपने देश के भीतर जो उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको लेकर भी दिया। सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री ही नहीं, दिल्ली में ईरान के राजदूत हों या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद दिल्ली में जो उनके नुमाइंदे हैं, उन दोनों ने भी यह मैसेज दिया कि भारत के साथ पारंपरिक पुराने संबंध रहे हैं, और एक इंडिकेशन भी दिया कि भारत इस दौर में अपने डिप्लोमेसी के जरिए क्या ईरान से दूर हो गया और देश की जनता ईरान के साथ खड़ी रही। यानी यह एक भारत के भीतर के उस कंट्रडिक्शंस को, जहां सत्ता और जनता के संबंध ईरान को लेकर और पारंपरिक पॉलिटिक्स को लेकर कैसे रहे, इसको भी उभारा। और इसका जिक्र कांग्रेस के जरिए भी किया गया कि कांग्रेस खुद अपने तौर पर आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद जिस प्रतिक्रिया के साथ उभर कर आई और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी, इस देश के भीतर की जो प्रतिक्रिया थी, उसने भारत सरकार को लेकर भी अब उस डिप्लोमेसी और विदेश नीति को क्या परिवर्तन की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि मैसेज बहुत साफ है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयां हैं उसको तो भारत भेज देगा ह्यूमन एस्पेक्ट को लेकर, लेकिन सवाल उन 3 टैंकरों का है जो अमेरिका के कहने पर भारत ने उसे पकड़ा था। अब उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात इसके आगे जा रही है, और इस हकीकत को अमेरिका भी बाखूबी जानता है कि भारत के साथ अगर ईरान के संबंध बनते हैं तो नाटो कंट्रीज या दुनिया का कोई देश अमेरिका को इस युद्ध से निकाल पाया या नहीं निकाल पाया, लेकिन भारत इस सिचुएशन में आ सकता है कि वह इस युद्ध को लेकर एक मध्यस्थता की सही भूमिका में आकर खड़ा हो जाए। तो क्या यह अमेरिकन स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि भारत की डिप्लोमेसी चेंज करेगी, या भारत पहली बार उस अपनी इकोनॉमी और अपने संकट की परिस्थितियों में दुनिया के भीतर बनते नए संबंधों में एक कदम उठा रहा है?
इन दो परिस्थितियों के रास्ते ईरान के साथ निकटता, इजराइल को लेकर खामोशी और अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश की युद्ध से कोई आपको बाहर निकाल सकता है तो वह भारत ही है। यह मैसेज इस वक्त सबसे बड़ा है और शायद यही वो भूमिका है जिसमें लगातार भारत के मंत्री अमेरिकी मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, ईरान के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और ईरान अपने तौर पर भारत के साथ संवाद बनाए हुए है। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए पहली बार इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की गई कि जो नागरिक वहां से निकल रहे हैं वो जमीनी रास्ते पर बिना दूतावास को बताए हुए ना निकले, गंभीर परेशानी होगी, इमिग्रेशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बतला देते हैं तो वहां पर जो दूतावास है वो अपने तौर पर ईरान सरकार के साथ मिलकर पहल करेगा। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता और आज से नहीं, जिमी कार्टर के दौर से जानता है। ओबामा इसको बाखूबी जानते थे, इसीलिए ओबामा ने समझौता किया था 2015 में, परमाणु समझौता ईरान के साथ किया था और परमाणु कार्यक्रम पर कड़े नियंत्रण लगाए थे। लेकिन 2017 में ट्रंप ने उस समझौते को खत्म कर दिया। हर कोई जानता है कि ईरान के भीतर 440 केजी समृद्ध यूरेनियम है। परमाणु हथियार बनाने की दिशा में वो बढ़ सकता है और इस दौर में यूरेनियम एक रणनीतिक ताकत है जो अमेरिका के पास भी है। लेकिन दुनिया उस दिशा में जाने को तैयार बिल्कुल नहीं है और अमेरिका भी अब इस हकीकत को समझ रहा है। तो इस बदलती परिस्थिति में भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति पर पैनी नजर भी रखिए और जो परिस्थिति अभी तक थी वह ठीक यू टर्न लेते हुए उल्टी दिशा में आपको नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।